हेलो फ्रेंड्स, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 वीडियो में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का बेसिक पार्ट समझाया हुआ था। आज हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी 4th वीडियो है। आपने जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। चलिए हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को कंटिन्यू आगे चलते हुए बताते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एप्लीकेशंस में पहला हमारा पार्ट आ जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है? अगर हम लोग कभी भी जो पैसा डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो हमारा डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंदर आ जाता है। मतलब अगर हम किसी भी पैसे को डिजिटल चैनल के द्वारा ट्रांसफर्स करते हैं, जैसे पेटीएम के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड्स के द्वारा, एटीएम्स के द्वारा, मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा, डिजिटल तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो हमारी सेवाएं हमारी किस क्या आ जाती हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंदर आ जाती हैं, जिसे आजकल नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस करें, अगर हम लोग किसी को भी पेमेंट देते हैं तो डिजिटल माध्यम से पैसे दें। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शंस को डिजिटल माध्यम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल माध्यम चैनल के द्वारा पैसा ट्रांसफर्स करते हैं तो वो हमारी सेवाएं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर आ जाती हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आप लोग जो भी इसमें देख रहे हो, पॉस, एटीएम मशीन, ये सारी चैप्टर्स को हम आगे पढ़ेंगे इसी स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बाद आ जाता है हमारा OTP। OTP हमारा हो जाता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड हमारा जो होता है यह एक डायनेमिक पासवर्ड होता है जो हमारा कुछ समय के लिए ही वैलिड रहता है। इस यह एक जो पासवर्ड होता है ये एक आपका बहुत सिक्योर्ड पासवर्ड माना जाता है। जब भी आप लोग कभी भी पैसे का ट्रांजैक्शंस करते हो डिजिटल माध्यम के थ्रू, तो आपकी सिक्योरिटी के थ्रू आपके पास एक मैसेज आता है, जो मैसेज करके ही अपने आप ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल कर सकते हो। अगर ये ट्रांजैक्शंस मैसेज आप अगर गलत फिल कर देते हो तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। OTP आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपके कार्ड्स को कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा होगा और आपके पास अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो भी पता चल जाता है कि आपका कार्ड कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर रहा है। तो OTP एक वन टाइम पासवर्ड होता है जिसे डायनेमिक पासवर्ड कहते हैं। यह एक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पासवर्ड होता है जिसे कुछ टाइम के लिए ही यूज किया जा सकता है। इसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस सिक्योर ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देता हूँ कि O लेवल और ट्रिपल सी का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ट्रिपल सी से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। अगर आप इस पूरे 4 वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो ट्रिपल सी में 25 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस जो होते हैं इस टॉपिक के होते हैं। और O लेवल के न्यू सिलेबस में भी ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है। इसलिए अब OTP, वन टाइम पासवर्ड हो गया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हो गया, इन सारी चीज़ों के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वो लेवल के नए सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया और ट्रिपल सी में ये सिलेबस पहले से ही ऐड है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे आ जाता है QR। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। जैसे आपका एक बार कोड होता था, आप लोगों को पता है
जब भी आप लोग मॉल जाते हो तो मॉल में आपको के प्रोडक्ट को रीड करने के लिए बार कोड का यूज किया जाता है। उसी तरह अगर आप डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के द्वारा किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो हमारा क्यूआर कोड यूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्यूआर कोड या बार कोड समान होते हैं? नहीं। अब ये क्यों समान नहीं होते? क्यों, ये देखिए, क्यूआर कोड जो होता है 2 डायमेंशनल कोड होता है। ये 2D कोड होता है जो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब मैट्रिक्स मालूम होगा कि रो और कॉलम में चलती हैं, तो ये 2D कोड हो जाता है। जबकि जो बार कोड होता है एक 1 डायमेंशनल कोड होता है जो वन डायमेंशन पर डिपेंड होता है। क्यूआर कोड आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलता है। यह एक क्विक रिस्पांस कोड होता है। जब भी हम लोग इसके द्वारा स्कैन करते हैं तो उसकी डिटेल्स हमें अपने मोबाइल में शो होने लगती है, जिसके थ्रू हम लोग अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपका स्कैन मी के ऊपर दिया गया हुआ है, आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हो। क्यूआर कोड के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ जाता है क्यूआर कोड को कब लॉन्च किया गया था। क्यूआर कोड ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्यूआर कोड जो होता है ये 1994 में जापान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था, जो हमारा कस्टमर और बिजनेस पर्पस के लिए एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूपीआई। यूपीआई स्टैंड्स फॉर होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई कोड क्या होता है? जब भी आप लोग डिजिटल माध्यम के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको एक वर्चुअल कोड जनरेट होता है। जैसे आपने गूगल पे, फ़ोन पे या गूगल पेटीएम के थ्रू आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया या भीम ऐप के थ्रू कोई अकाउंट क्रिएट किया, तो आपकी एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट होता है जिसे हम लोग यूपीआई कोड बोलते हैं। यूपीआई का पूरा नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इस कोड को जो बनाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमपीसीआई ने इस कोड को क्रिएट किया हुआ था। यह कोड एक वर्चुअल कोड होता है जिससे आप किसी को डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप लोगों के में क्यूआर कोड भी CCC में लिख सकते हैं कि यूपीआई कोड भी लिख सकते हैं कि इनमें से कौन सा यूपीआई कोड सही है। तो यूपीआई कोड में सबसे पहले यूजर का नाम होता है, फिर @ होता है, फिर ओके HDFC एक्सिस बैंक के नाम होते हैं। ईमेल आईडी की तरह इसमें .com नहीं लगा होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। यूपीआई कोड के बाद नेक्स्ट आ जाता है AEPS। आजकल हम लोग AEPS आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम के द्वारा भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग आधार कार्ड के द्वारा भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आधार के द्वारा भी पैसे हम निकाल भी सकते हैं। आधार को जनरेट करने के लिए आधार को जो जनरेट किया था, क्रिएट किया था, नेशनल पेमेंट और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही क्रिएट किया था। ये एक तरह का माइक्रो ATM होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने हाथ को के अंगूठे या किसी भी फिंगर्स को स्कैन करके पैसे का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसके द्वारा कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मतलब हमें बिना कैश हाथ में लिए हुए डिजिटल माध्यम के थ्रू हम लोग आधार कार्ड के थ्रू भी पैसे का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है USSD। USSD होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। USD जो होता है एक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जो GSM मोबाइल होता है उसी में कम्युनिकेशंस करने के लिए प्रोटोकॉल्स, जैसे हम लोग GSM मोबाइल के थ्रू सेंड मैसेज करते हैं उसी तरह सिमिलर हमारा USD भी वर्क करता है। USD के द्वारा हम लोग शॉर्ट मैसेज सेवाएं
की तरह वर्क होता है। और यूएसडी जो यूज किया जाता है मेड अप कुछ कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। यूएसडी का जो कोड पूछा जाता है वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है *120#। जो यूएसडी का कोड होता है *120# होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कार्ड, डेबिट कार्ड। आप लोग डेबिट कार्ड, जब भी आप लोगों को बैंक की तरफ से कैश निकालने और पैसा ट्रांजैक्शंस करने के लिए अगर आप लोग किसी को पेमेंट करनी होती है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो आपको एक कार्ड बैंक यूज करती है जिसे बोलते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपके बैंक में जो भी राशि जमा होती है आप उस राशि को उस कार्ड के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। डेबिट कार्ड में जो डिजिट्स होती हैं वो भी याद रखिएगा। डेबिट कार्ड में 16 डिजिट्स होती हैं। जैसे आधार कार्ड में कितनी डिजिट्स होती हैं आप लोग ये भी देख लीजिएगा। चेक नंबर कितने डिजिट्स का होता है ये भी देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों का क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट्स होती हैं। और सीवीवी का फुल फॉर्म और सीवीवी में जो डिजिट्स होती हैं वो 3 डिजिट्स होती हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपका एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसे हम लोग ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अगर हमें किसी को पैसे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो जैसे हम डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बस क्रेडिट कार्ड में ये जो पैसा होता है वो हमें लोन फाइनेंस करता है, बैंक हमें फाइनेंस करता है। आपको बैंक जितना भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट देता है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप पैसे का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आप डिले करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का जो टाइम्स होता है 45 डेज होता है। अगर 45 डेज से ज़्यादा डिले हो जाता है तो उस पर आपका इंटरेस्ट जुड़ने लगता है। क्रेडिट कार्ड आपका जो होता है एक फाइनेंशियल इशू पे फाइनेंस लोन की तरह वर्क करता है जो आपको बैंक देती है जिसके द्वारा भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ई वॉलेट। ई वॉलेट्स क्या होता है? अगर आप लोग मोबाइल पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो जैसे लाइक फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तो वो सारी ऐप्स भी आपको पैसा की फैसिलिटी देती हैं। आजकल अमेज़न पे भी चल रहा है जिसमें द्वारा आप अपने बैलेंस को ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ई वॉलेट आपका एक तरह का पर्स होता है जिसमें आप डिजिटल फाइनेंशियल टूल की तरह आप अपने पैसे को ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ई वॉलेट्स आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पता होता है। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस करके ही आप ई वॉलेट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है पॉस। पॉस जो होती है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल्स अगर आप लोग बड़े बड़े मॉल्स या पेट्रोल पंप जाते हो तो बड़े बड़े मॉल्स या पेट्रोल पंप में जब हम लोग कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो जो कार्ड हम लोग स्क्रैच करते हैं जिस मशीन में उस मशीन को हम लोग पॉस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल्स के द्वारा ही हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स को हम लोग स्केच पॉइंट ऑफ सेल्स में हम अपने कार्ड को स्केच करते हैं जिसके द्वारा जितना भी अमाउंट्स होता है उस अमाउंट्स को आप लोग डिटेक्ट करा सकते हो। ये अधिकतर पेट्रोल पंप या मॉल या बिजनेसमैन पर्पस के लोग ही इसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग है। आप इससे मोबाइल के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप के द्वारा और टैबलेट के द्वारा इसे एक्सेस कर सकते हो। आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जब भी पैसे ट्रांसफर्स करते हो तो आपके ऑनलाइन अकाउंट्स में जो भी बैलेंस होता है वो आपको शो करता है। वो सारी चीज़ें आपको बैंक अकाउंट में शो करता है। आप उसके द्वारा आप अपने पैसे का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो इंटरनेट बैंकिंग में आपका एक यूज़र आईडी एक पासवर्ड होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट बैंकिंग को ओपन कर सकते हो और अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो। ये देखिए आपको मैंने बताया है ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए आपके पास
आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। आप आपके मोबाइल में जितना भी आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो आपको यू हैव मनी में शो करेगा। आप इस तरह से अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एनएफटी। एनएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनएफटी जो लॉन्च हुआ था वो 2000 नवंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किया था आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDBRT के तहत ये पूरा मेंटेनेंस चेक किया जाता था एनएफटी का। एनएफटी हमारा जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा हम लोग अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग एनएफटी का यूज करते हैं। एनएफटी के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है आरटीजीएस। आरटीजीएस भी हम लोग कर सकते हैं। आरटीजीएस हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स होता है। इसके द्वारा भी हम लोग अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे एनएफटी जो होता है, आप लोग 2 लाख से कम अमाउंट होता है तो आप लोग एनएफटी कराते हो। अगर 2 लाख से बड़ा अमाउंट होता है तो आप उसको आरटीजीएस कराते हो। आरटीजीएस आप लोग बैंक के द्वारा ही करा सकते हो। आरटीजीएस कराते समय आप लोगों को उस व्यक्ति की अकाउंट डिटेल सारी चीज़ें आप लोगों को, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट नेम और बेनिफिशियरी नेम, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती हैं, तभी आप आरटीजीएस करा सकते हो। आरटीजीएस का अमाउंट याद रखिएगा 2 लाख के बीच हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आईएमपीएस। आईएमपीएस सेवा होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24/7 वर्क करती है। आप लोग मोबाइल के द्वारा जब भी आप लोग किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसे जाते हैं तो ये सेवा हमारी आईएमपीएस सेवा कहलाती है। आप आईएमपीएस सेवा का 24/7 डेज तक वर्क कर सकते हो। ये भी एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, मैनेज की गई थी, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस के द्वारा। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा बिल्कुल, एनसीपीआई, यूपीआई, एडब्ल्यूई। नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट भी आजकल हम लोग करते हैं। अगर हमें ऑनलाइन बिल पेमेंट करनी होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है, डीटीएच का बिल पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, तो आजकल आप लोग ऑनलाइन बिल भी पेमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें आजकल डिजिटल माध्यम से कर दी गई हैं। अगर आपका बहुत सारी ऐप भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो। अगर आप उस वेबसाइट्स के थ्रू करना चाहते हो तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट आपका लास्ट स्लाइड थी। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। आप लोगों को बीच बीच में मैंने जैसे बताया कि डेबिट कार्ड की डिजिट्स का नंबर, सीवीवी, आधार कार्ड डिजिट्स का नंबर, चेक नंबर कितनी डिजिट का होता है। एक क्वेश्चन और बनता है IMEI। IMEI जैसे मोबाइल का जो कोड होता है वो कैसे चेक करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस पार्ट में से आपको 25 या 20 क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे ही ट्रिपल सी में। और ओ लेवल के नए सिलेबस में भी ये पूरा पार्ट ऐड किया गया है, इसीलिए आप लोग बड़े ध्यान से इस सिलेबस को पढ़िएगा। ओके।